उत्तराखंड में एक घाटी है, नागथात। लगभग 33 गांव बसे हैं इस घाटी में और यहाँ के निवासी आदिवासी हैं। स्वामी हिमालयन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी जालीग्रांट के तत्वाधान में ही अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, जो पहाड़ों पर बसे गांवों में विकास कार्य के लिए निरंतर अथक प्रयास से जुड़ा रहता है। इस अनुसंधान केंद्र के संपर्क में आने से मुझे एक बार नागथात जाने का अवसर मिला। नागथात के बारे में अनुसंधान केंद्र की निदेशिका मैथिली मैम ने जो कुछ बताया, उससे तो मेरी उत्सुकता और उत्साह दोनों ही चरम सीमा पर पहुंच गए। आदिवासियों के जीवन शैली के बारे में बहुत पढ़ा सुना तो था, पर कभी सीधे संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। सुबह 8 बजे ही स्वामी राम अस्पताल की जीप लेने पहुंच गई। लगभग 3 घंटों का रास्ता था और हमें 11 बजे तक पहुंचना था। योजना के अनुसार आज आदिवासी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय व प्रसव के दौरान सभी प्रकार की आवश्यक एवं उपयोगी औषधियाँ, वस्त्र, खाद्य वस्तु, घी, आटा, चावल, शहद, सूजी, सत्तू और अन्य सभी प्रकार की सामग्री जो आदिवासी महिलाओं को गर्भ के समय दी जाती हैं, उन सब का एक पैकेट भेंट करना था और मुझे इस अनुष्ठान के संपन्न करने के लिए मेहमान बनाकर भेजा गया था। लगभग 11:30 बजे ही घाटी के मोड़ पर ही निर्मला जी हमें लेने आ गई थी, जो उस सारे क्षेत्र की सर्वे सर्वा और संचालिका थी। जैसे जैसे नीचे पहुंचते गए, बादल आकाश में गहरा गए और एक मीठी सी ठंड वातावरण में घुल गई। कुछ भीगा भीगा सा खुशबू भरा वातावरण बन गया और पेड़ पौधों की खुशबू नथुनों में घुसने लगी। निर्मला जी बड़ी फुर्ती से जीप में बैठ गई और पहाड़ी की ढलान से उतरती हुई जीप एक बड़े से अहाते के सामने जाकर रुक गई। एक बड़ा सा हॉल, जिसमें रंग बिरंगे सुंदर पारंपरिक परिधान में सजी संवरी ढेरों आदिवासी महिलाएं बड़ी उत्सुकता से जीप की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। निर्मला जी ने उन्हें इशारे से भीतर जाकर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाने के लिए बोला, तो बड़ी तत्परता से वहाँ 3 पंक्तियाँ बन गई। सभी के हाथ में गुलाब के फूल की पत्तियाँ थीं, जो उनके पास से गुजरते मुझ पर बरसाई गईं। मेरे लिए यह एक बड़ा ही अलग सा अनुभव था। मेरे लिए बिछाई कुर्सी पर बैठते ही सब पालथी मारकर बैठ गईं और उनका लोकगीत शुरू हो गया। शब्द तो मुझे समझ नहीं आए, पर उनके गीत के समय उनके चेहरे की भाव भंगिमा और सुर की मिठास में एक दरिया सा बह गया, जिसमें डूब डूब कर मैं गोते लगाती रही। निर्मला जी ने मेरा परिचय कराया तो ऐसा लगा वे जानती थी कि दिल्ली से कोई मैडम आने वाली हैं जो उनसे मिलना चाहती हैं, उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को जानना चाहती हैं। इसीलिए उनको विशेष रूप से अपने पारंपरिक परिधान में आने के लिए कहा गया था। लगभग सभी अंगों को सजाने के लिए ढेरों गहने पहनकर आई थी सभी महिलाएं। अपनी गर्भवती बहुओं के साथ सासें उन्हें सजा संवार कर लाई थी। निर्मला जी ने धीरे धीरे करके यह भी बता दिया था कि यहाँ बहुपत्नी प्रथा भी है और कुछ महिलाएं पति की दूसरी पत्नी को गर्भ पूजा के लिए लेकर आई थी। थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और सुखद अनुभव भी हुआ कि उनके चेहरे पर एक आत्मीयता का भाव था। किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव मुझे दिखाई नहीं दिया। वे लोग पारंपरिक पूजा से पहले पास के एक मंदिर में सभी पंक्तिबद्ध तरीके से गईं और वहाँ भी लोकगीत गाया गया। लौटकर रौली, कुमकुम, दीप आदि के साथ सभी महिलाओं की सामूहिक पूजा हुई। अक्षत के साथ कुमकुम माथे पर लगाया गया और सभी की कलाई पर मौली बांधी गई। ऐसा लग रहा था कि वैसे बहुत अभ्यस्त है इन सब अनुष्ठानों को करने में। एक सिहरन सी मेरे मन में भी उठी। मुझे अपने गुरुजी द्वारा दीक्षा के समय कही गई एक बात याद आ गई। उन्होंने दीक्षा देते समय और शक्तिपात करते समय कहा था, जब भी अवसर मिले बच्चों को सरस्वती मंत्र द्वारा शक्तिपात करने में संकोच मत करना। अभिमन्यु तो गर्भ से ही सारी विद्याओं से पारंगत होकर पैदा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ,
मैंने सरस्वती मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। सब एकदम चुप होकर मुझे देखने लगे। उन्हें लगा था कि शहर से आने वाली ये मैडम पूजा पाठ आदि की विधि नहीं जानती होगी। मैंने सभी गर्भवती महिलाओं को आगे बुलाया और मंत्र से विद्ध कर उनके आज्ञा चक्र के माध्यम से शक्ति स्रोत स्थापित कर दिया। इस अनुष्ठान के बाद मेरी आंखें बहुत देर तक मूंदी रही, खुल ही नहीं पाई। बड़ा प्रयास करना पड़ा वापस लौटने में। एक अद्भुत सा अनुभव, अद्भुत वातावरण था। इसके बाद प्रीतिभोज के साथ संपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। फिर गांव के खेतों से आए फलों और सब्जियों का अंबार लग गया। सब अपने अपने थैले भेंट के लिए लेकर आए थे। इस सारे आयोजन में निर्मला जी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थी। हिरणी की तरह कूदती फांदती, इतनी स्फूर्ति से उन्हें दक्षता से काम करते देख पूछ लिया मैंने, इतनी तेज कैसे भाग लेती हो? तो जवाब मिला, इस घाटी में 33 गांव हैं। एक दिन में कम से कम 2-3 गांवों का एक मुआयना न करो तो महीने भर में 33 गांवों की परिक्रमा नहीं की जा सकती और महीने के अंत में सभी गांवों की रिपोर्ट देनी होती है। अब तक सब कुछ देखा था मैंने, किंतु निर्मला का घर नहीं देखा था। मैंने उत्सुकतावश निर्मला जी से कहा, अपना घर तो दिखा दीजिए। निर्मला जी हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा घर क्या देखोगे? 4 सीढ़ी चढ़कर ऊपर एक छोटी सी कुटिया है मेरी, बस वही मेरा बसेरा है। सब कुछ मेरा गांव से आ जाता है। खाने के लिए मैंने कभी रसोई नहीं बनाई। किसी न किसी घर से कुछ न कुछ बना हुआ आ जाता है। मेरी ज़रूरत ही कितनी है, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, और बस उतना ही मेरा खान पान है। मैं दिन में 1 बार ही खाती हूँ और वो जब गांव से किसी के हाथ आ जाता है तो मैं अपनी स्कूटिया में रख देती हूँ। जब मन करता है या जब भूख लगती है तो खा लेती हूँ। मैं एक समय ही खाना खाती हूँ। सब कुछ बहुत अद्भुत था, अविस्मरणीय, और एक कालखंड मेरे भीतर चिरंतन रूप से बस गया।